आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास को सिर्फ रटने नहीं वाले हैं। आज हम इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह डिकोड करेंगे। बिल्कुल। और ध्यान रहे, इस फिल्म में हर एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट एक दमदार डायलॉग है, और हर चैप्टर के बाद जो एग्जाम होता है ना, वो इस फिल्म का क्लाइमैक्स है। एकदम। और पता है राजीव सर, इस पूरी सिनेमैटिक पटकथा मतलब इस थ्रिलर की स्क्रिप्ट किसने तैयार की है? यूट्यूब चैनल जीएन धाम विद शुभम ने। अरे हाँ, उनके लूसेंट और घटना चक्र मास्टर नोट्स के बिना ये डीप डाइव इतना विजुअल और क्लियर नहीं हो पाता। सही कहा। उन नोट्स ने इतिहास जैसे सीरियस सब्जेक्ट को एकदम आसान बना दिया है। तो राजीव सर, क्या हम अपने मिशन को शुरू करें? हिस्ट्री के इन सोर्सेज और टाइम फ्रेम्स को डिकोड करने का सफर। हाँ, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो राजीव सर, स्लाइड 1 में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। क्रोनोलॉजी और हिस्ट्री के सोर्सेज की बात हो रही है, लिटरली और आर्कियोलॉजिकल। और यहीं से बेस बनता है प्रागैतिहासिक काल से लेकर महाजनपदा तक का सफर है इसमें। पर राजीव सर, मेरा एक बड़ा डाउट है, इस पूरे क्रोनोलॉजी की शुरुआत असल में कहाँ से होती है? ये फ्लो चार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। कंफ्यूजिंग लगना लाजमी है आशीष, लेकिन स्लाइड को ध्यान से देखो। अरे हाँ राजीव सर, मुझे स्लाइड पर एक लाल घेरा दिख रहा है। स्टोन एज यानी पाषाण काल को एक रेड अलर्ट बॉक्स में रखा गया है। यही तो कैच है आशीष। स्लाइड 2 पर आते हैं। यहाँ हेडलाइन है कि इतिहास क्या है। हिस्टोरिया शब्द की उत्पत्ति और इतिहास के पिता हेरोडोटस का जिक्र है। हाँ, और उसके साथ ही भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक मतलब रॉबर्ट ब्रूस फुट का भी नाम है। मेरा डाउट यही था राजीव सर। हेरोडोटस तो समझ आता है, लेकिन भारत के इतिहास का पहला सुराग अचानक कैसे और कहाँ मिला? उसके लिए स्लाइड के उस हिस्से को देखो जहाँ। एक मिनट, मुझे यहाँ फिर से एक रेड एग्जाम अलर्ट दिख रहा है। वर्ष 1863 और स्थान पल्लवरम मद्रास लाल घेरे में है। एकदम सही पकड़ा आशीष। ध्यान दो, यहीं पर पहला औजार यानी हैंडएक्स मिला था। एग्जामिनर का ये सबसे पसंदीदा सवाल है, इसे मिस नहीं कर सकते। कमाल है, एक हैंडएक्स ने भारत की हिस्ट्री खोल दी। हाँ आशीष, चलो अब अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। स्लाइड 3 में टाइमलाइन मैकेनिक्स यानी समय रेखा समझाई गई है। बीसी और एडी का पूरा गणित दिया हुआ है, जिसमें यीशु मसीह के जन्म को 0 माना गया है। 0 से पहले बीसी और बाद में एडी। राजीव सर, मेरा डाउट यह है कि ये बीसी की टाइमलाइन उल्टी क्यों चलती है और एडी सीधी क्यों? इसे एक नंबर लाइन की तरह सोचो। 0 से जितना पीछे जाओगे। राजीव सर, नंबर लाइन पर रेड अलर्ट बॉक्स बना हुआ है। 1500 जो बीसी की तरफ है और 525 एडी की तरफ, ये सब लाल घेरे में है। यही मैं बता रहा था आशीष, 0 से जितना पीछे जाओगे बीसी उतना बड़ा दिखेगा। एग्जाम में ये टाइम ट्रैवल बहुत काम आएगा। इस लॉजिक को सेट कर लो। समझ गया, पीछे जाना मतलब नंबर बड़ा होना। बिल्कुल सही। चलो अब अगली स्लाइड में चलते हैं। स्लाइड 4 में समय की गणना करने की ट्रिक दी गई है। हेडलाइन है कैलकुलेटिंग एज। हाँ, जिसमें वर्तमान वर्ष को रफली 2000 मानकर उम्र निकालने का शॉर्टकट है। और राजीव सर, डाउट ये है कि अगर एग्जाम हॉल के प्रेशर में पूछ लिया जाए कि 500 बीसी कितने साल पहले था, तो इसे पलक झपकते कैसे सॉल्व करें? वही तो ट्रिक है आशीष, स्लाइड में देखो। रेड अलर्ट बॉक्स। यहाँ बीसी की गणना में प्लस और एडी की गणना में माइनस पर लाल घेरा लगा हुआ है। सही जवाब आशीष। 500 बीसी का मतलब है 2000 में 500 जोड़ना, यानी 2500 साल पहले। ये ट्रिक एग्जाम का ब्रह्मास्त्र है, सीधा आंसर निकलता है। ये तो सेकंड्स का काम हो गया। हाँ, चलो अब अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। अगली स्लाइड, स्लाइड 5, हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन पर है। साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, आध्या ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो राजीव सर, मेरा डाउट है कि क्या इन तीनों का बंटवारा सिर्फ टाइम के बेस पर हुआ है या इसके पीछे कोई और कहानी है? ये सिर्फ समय का खेल नहीं है आशीष, ये साक्ष्य यानी एविडेंस का खेल है। आहा, मुझे रेड अलर्ट दिख गया। स्लाइड में नीचे पत्थर, लिपि वाली एक मोहर और एक किताब पर लाल घेरे हैं। रेड अलर्ट। आशीष ध्यान रखना, ये साक्ष्य ही असली हीरो हैं जो तय करते हैं कि कौन सा कालखंड क्या कहलाएगा, पत्थर, मोहर या किताब। क्लियर हो गया, एविडेंस इज किंग। एकदम। चलो अब अगली स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 6 पर आते हैं, जहां पहला क्लासिफिकेशन है प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री। हेडलाइन कहती है कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य हैं।
जैसे कि पाषाण काल के औजार और गुफाओं के निशान। राजीव सर, तो इसका मतलब यह है कि इस काल के इंसानों ने हमारे लिए कोई चिट्ठी या रिकॉर्ड नहीं छोड़ा? देखो, लिखना तो दूर की बात है। राजीव सर, यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी यही कह रहा है। लिखित साक्ष्य के आगे लगे हुए क्रॉस मार्क पर लाल घेरा है। बिल्कुल सही आशीष। एग्जाम में याद रखना, यहाँ पूरी जासूसी सिर्फ पत्थरों और औजारों से होती है। लिखावट का नामो निशान नहीं है यहाँ। मतलब फुल डिटेक्टिव वर्क। सही पकड़े। चलो अब अगली स्लाइड में देखते हैं। स्लाइड 7, आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री। यहाँ लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, पर पढ़े नहीं जा सके, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और उनकी लिपि थी बोस्ट्रोफेडोन, यानी भावचित्रात्मक लिपि। मेरा डाउट बहुत बेसिक है राजीव सर। जब उन्होंने लिखकर छोड़ा ही है, तो दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट उसे पढ़ क्यों नहीं पाया? क्योंकि ये लेटर्स नहीं है, ये वेट, मुझे रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स मिल गया। यहाँ पढ़ा जा सका कि आगे वाले क्रॉस मार्क पर लाल घेरा है। यही तो सस्पेंस है आशीष। उनकी लिपि बोस्ट्रोफेडोन है, जिसे डिकोड करना अभी बाकी है। एग्जाम के लिए इस शब्द को दिमाग में एकदम छाप लो। बोस्ट्रोफेडोन, डन। अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। हाँ, चलो अब अगली स्लाइड में चलते हैं। स्लाइड 8 में तीसरा हिस्सा है ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ लिखित साक्ष्य अवेलेबल हैं और पढ़े भी जा चुके। हाँ, और भारत में महाजनपद काल के बाद का समय इसमें आता है। तो राजीव सर, डाउट ये है कि भारत में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट है जहां से हम इतिहास को क्लियर कट पढ़ और समझ सकते हैं? उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया है स्लाइड में। मुझे दिख गया। राजीव सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में 600 BC चमक रहा है। सही दिखा आशीष। रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स का ध्यान रखना, 600 BC यानी महाजनपद काल के बाद से ही ऐतिहासिक काल की असली पिक्चर शुरू होती है। ये डेट एग्जाम के लिए वीआईपी है। वीआईपी डेट 600 BC। बढ़िया। चलो अब अगली स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड 9 पर आते हैं, जहां भारतीय इतिहास के 4 कालखंड हैं, ईराज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसमें सिलेबस का डिवीजन है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और स्वतंत्रोत्तर भारत। राजीव सर, ये टाइमलाइन देखकर लग रहा है जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर सिलेबस डिजाइन किया है। ये तारीखें इतनी सटीक क्यों हैं? इसके पीछे बड़े बदलाव हैं। स्लाइड में ध्यान से देखो। हाँ राजीव सर, रेड अलर्ट बॉक्स में 4 लाल घेरे हैं। 712 AD, 712 AD से 1707 AD, 1707 AD से 1947 AD और 1947 से अब तक। यही रेड अलर्ट है आशीष। ये घेरे सिर्फ तारीखें नहीं है, ये सीधे सीधे तुम्हारे एग्जाम का पूरा सिलेबस है। सिलेबस इन्हीं ब्लॉक्स में बटा है। पूरा सिलेबस इन्हीं 4 डेट्स में समेट दिया ज्ञानधाम विद शुभम ने। एकदम। चलो अब अगली स्लाइड में चलते हैं। स्लाइड 10 में इस काल विभाजन का आधार यानी द लॉजिक ऑफ डिवीजन समझाया गया है। 712 AD में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण और 1707 AD में औरंगजेब की मृत्यु, जिसके बाद यूरोपियन कंपनियों का विस्तार हुआ। राजीव सर, डाउट आता है कि इतिहास को बांटने के लिए अचानक 712 और 1707 को ही कट ऑफ क्यों माना गया? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि इन सालों में पावर और कल्चर दोनों शिफ्ट हुए थे। ओह, राजीव सर, मुझे रेड अलर्ट बॉक्स दिख रहा है जहां 712 AD और 1707 AD पर लाल घेरे हैं। यही लॉजिक एग्जाम में नंबर दिलाएगा आशीष। रेड अलर्ट बॉक्स का ध्यान रखो। 712 में सांस्कृतिक परिवर्तन से मध्यकाल शुरू हुआ और 1707 में राजनीतिक बदलावों ने आधुनिक काल की नींव रखी। मतलब जहां बड़ा शिफ्ट आया वहां नया एरा शुरू हो गया। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। स्लाइड 11 भारत के औपचारिक नामों पर है, यानी ऑफिशियल नेम्स ऑफ इंडिया। यहां लिखा है कि भारत के केवल 2 औपचारिक नाम हैं। और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 से आता है। राजीव सर, मेरा एक सवाल है। हमारे देश को तो आर्यवर्त, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है। संविधान इनमें से किसे मान्यता देता है? संविधान इस मुद्दे पर बहुत क्लियर है। हाँ। स्लाइड का वो हिस्सा पढ़ो। रेड एग्जाम अलर्ट। राजीव सर, पूरे वाक्य इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स पर एक बड़ा सा लाल घेरा है। यही रेड अलर्ट है आशीष। अनुच्छेद 1 का ये एग्जैक्ट कोट एग्जाम पेपर में सीधा छपता है। बस 2 नाम औपचारिक हैं, इंडिया और भारत। क्लियर। एकदम। चलो अब अगली स्लाइड में चलते हैं। स्लाइड 12 भी इसी पर है। हेडलाइन है इंडिया और हिंदुस्तान नाम कैसे पढ़े। इसमें बताया है कि इंडिया यूनानियों यानी ग्रीक्स ने दिया और हिंदुस्तान नाम फारसी इतिहासकार मिनहाजी साज ने। राजीव सर,
डाउट ये है कि सिंधु नदी से अचानक इंडिया तक का ये सफर कैसे तय हुआ? ये सफर भाषा और उच्चारण का था आशीष। अरे वाह, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स। राजीव सर, यहाँ यूनानियों या ग्रीक्स और पारसी इतिहासकार मिनहाजी सिराज हाईलाइटेड हैं। यही तो पकड़ना है आशीष। यहाँ एग्जाम अलर्ट ये है कि किसने कौन सा नाम दिया। यूनानियों और मिनहाज सिराज ही मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में आते हैं। ग्रीक्स ने इंडिया, मिनहाजी सिराज ने हिंदुस्तान। समझ गया। बहुत बढ़िया। चलो अब अगली स्लाइड में चलते हैं। स्लाइड 13 पर आते हैं। भारत नाम की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ भारत। ऋग्वेद के अनुसार भारत कबीला और जैन ग्रंथों के अनुसार भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत का जिक्र है। और साथ ही प्राचीन काल में इसका जम्बू द्वीप का हिस्सा होने की बात भी लिखी है। तो राजीव सर, इतनी कहानियों में से भारत नाम के पीछे सबसे ठोस ऐतिहासिक कहानी किसे माना जाता है? देखो, इतिहास में मल्टीपल सोर्सेज मैटर करते हैं। राजीव सर, मुझे स्लाइड पर रेड एग्जाम अलर्ट मिल गया। ऋग्वेदा के भारत कबीले और जैन ग्रंथों के ऋषभदेव के पुत्र दोनों पर लाल घेरा है, और साथ ही जम्बू द्वीप भी हाईलाइटेड है। यही एग्जाम अलर्ट है आशीष। इन दोनों सोर्सेज को याद रखना। और एक खास बात, प्राचीन काल का जम्बू द्वीप एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप है, इसे मिस मत करना। जम्बू द्वीप वाला ट्रैप हमेशा याद रहेगा। अब सही है। चलो अब अगली स्लाइड में चलते हैं। स्लाइड 14 पर है भारत का भाषाई भूगोल, लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी। यहाँ विंध्या पर्वतमाला का जिक्र है, जो भारत को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। हाँ, नॉर्थ में भारोपिया भाषाएं और साउथ में द्रविड़ भाषाएं। राजीव सर, मेरा डाउट है कि क्या भारत में सच में कोई ऐसी एक भौगोलिक दीवार है जो हमारी भाषाओं को एकदम अलग-अलग हिस्सों में बांट देती है? भूगोल का असर इन सब पर सबसे ज्यादा होता है। और स्लाइड में रेड एग्जाम अलर्ट दिख रहा है मुझे। विंध्य पर्वतमाला पर सीधा लाल घेरा है। बिल्कुल आशीष, रेड एग्जाम अलर्ट यही विंध्य रेंज है। यही वो नेचुरल बॉर्डर है जो उत्तर की भारोपिया और दक्षिण की द्रविड़ भाषाओं को बांटती है। विंध्य पर्वत ने इतना बड़ा रोल प्ले किया, कमाल है। चलो अब अगली स्लाइड में चलते हैं। और इस फिल्म की आखिरी स्लाइड, स्लाइड 15। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख नस्लें या रेसेस। यहाँ बताया है कि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ 6 प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं। हाँ, कॉकेशियन, एशियाई, मोंगोलॉइड, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, निग्रीटो और पेलियो भूमध्य सागरीय। राजीव सर, भारत की इस गजब की विविधता के पीछे कुल कितनी प्रमुख नस्लों का हाथ है? ये विविधता इन्हीं नस्लों के मिलने से बनी है आशीष। मुझे रेड एग्जाम अलर्ट दिख गया। 6 प्रमुख नस्लों पर एक बड़ा सा लाल घेरा है। वेल एग्जाम अलर्ट पकड़ लिया तुमने आशीष। 6 प्रमुख नस्लें पर ध्यान दो। एग्जाम में सीधे ये नंबर 6 पूछा जाता है। और इसी धमाकेदार फैक्ट के साथ हमारा एंड ऑफ चैप्टर 1 रिवीजन कंप्लीट होता है। वाओ, क्या क्लियर कट सफर था ये, मास्टर नोट्स के सहारे। बिल्कुल आशीष। और इस सिनेमैटिक डिकोडिंग सेशन को अब यहीं समेटते हैं। हाँ राजीव सर, आज की इस गहन चर्चा से मानना पड़ेगा कि इतिहास कोई बोरिंग विषय नहीं है। ये तो सुरागों, साक्ष्यों और टाइमलाइंस की एक बेहद साइंटिफिक और रोमांचक कहानी है। इसमें वही थ्रिल है जो किसी मिस्ट्री मूवी में होता है, और एग्जाम में वही जीतता है जो इस कहानी के पैटर्न को समझ ले। सही कहा। लेकिन श्रोताओं के लिए आज के इस सेशन के आखिर में हम एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आज हमने लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास के कालखंडों को बांटता हुआ देखा। पर जरा सोचिए, अगर कल सिंधु घाटी सभ्यता की उस भाव चित्रात्मक लिपि को किसी ने डिकोड कर लिया, या जमीन के नीचे कोई ऐसी नई किताब मिल जाए जिसे हम पढ़ सकें, तो क्या हमारा पूरा का पूरा ऐतिहासिक काल हजारों साल पीछे नहीं खिसक जाएगा? सच में सोचने वाली बात है। प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इतिहास के मूल अर्थ के बारे में है। नोट्स में लिखा है कि इतिहास या हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से हुई है। जी हाँ, हिस्टोरिया। तो प्रश्न ये है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? विकल्प है ए, कहानियां सुनाना, बी, जानना या अन्वेषण करना, सी, युद्धों का वर्णन, या फिर डी, पुराने पत्थरों का अध्ययन। देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी,
यानी जानना या अन्वेषण करना। अन्वेषण करना मतलब कहानियां सुनाना नहीं। बिल्कुल नहीं। हम अक्सर हिस्ट्री में स्टोरी शब्द ढूंढने लगते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन यूनानी शब्द हिस्टोरिया का अर्थ केवल बीती बातें बताना नहीं है। इसका असली अर्थ है जानकारी प्राप्त करने के लिए गहन जांच या छानबीन करना, जिसे अंग्रेजी में इंक्वायरी कहते हैं। मतलब एक इतिहासकार असल में कोई कहानीकार नहीं है। वो एक तरह का जासूस है जो पुराने सबूतों और दस्तावेजों की जांच करता है। क्या बात है! ये नजरिया तो इतिहास को देखने का तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल। तो अब इस जासूसी से जुड़े हमारे दूसरे प्रश्न पर आते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक काल यानी इंडियन प्री हिस्ट्री के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विकल्प क्या है? विकल्प है ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी हेरोडोटस, सी मिन्हाज सिराज या फिर डी रॉबर्ट ब्रूस फुट। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, रॉबर्ट ब्रूस फुट। अच्छा, रॉबर्ट ब्रूस फुट। हाँ, और ये बात है 1863 की। उन्होंने मद्रास के पल्लावरम नाम की जगह पर पहला पाषाणकालीन औजार खोजा था। पाषाणकालीन औजार मतलब पत्थर का कोई हथियार? बिल्कुल। वो एक हैंड एक्स थी, यानी हाथ की कुल्हाड़ी। अरे वाह! और मजे की बात यह है कि ब्रूस फुट कोई पारंपरिक इतिहासकार नहीं थे, वो एक भूविज्ञानी थे, जियोलॉजिस्ट थे। हाँ, और उनकी इस एक खोज ने भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन की पूरी नींव रख दी। तो उन्होंने साबित कर दिया कि लाखों साल पहले भी इंसान यहाँ रहते थे और औजार बनाते थे। एकदम सही। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो इतिहास के गणित के बारे में है। हाँ। ये बीसी और एडी वाला जो कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये अक्सर लोगों को उलझा देता है। तो प्रश्न है कि यदि कोई घटना 450 बीसी यानी ईसा पूर्व में हुई है, तो वर्तमान समय से उसकी गणना कैसे की जाएगी? मान लेते हैं वर्तमान वर्ष 2000 है। जी बिल्कुल, नोट्स में 2000 वर्ष ही मानकर चलने को कहा गया है। तो विकल्प है ए 1550 साल पहले, बी केवल 450 साल पहले, सी 550 साल पहले या फिर डी 2450 साल पहले। इसका सही उत्तर डी है, 2450 साल पहले। ये कैसे आया? देखिए, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट की घटनाओं का कुल समय निकालने के लिए हम वर्तमान वर्ष में उस बीसी वर्ष को जोड़ देते हैं। मतलब बीच में जो शून्य है वहां तक आने के 450 साल। बिल्कुल, और फिर शून्य से आज तक के 2000 साल। तो 2000 प्लस 450 हो गए कुल 2450 साल। यही इतिहास का गणित है। बहुत ही आसान तरीका है ये याद रखने का। चलिए अब चर्चा के दूसरे खंड में चलते हैं, जहां लिपियों के रहस्य और कालखंडों का विभाजन है। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। तो हमारा चौथा प्रश्न है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री की परिभाषा के बारे में। जी। प्रश्न है कि प्रोटो हिस्ट्री को इतिहास के अन्य कालों से अलग करने वाली मुख्य विशेषता क्या है? विकल्प ए लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। विकल्प बी लिखित साक्ष्य पढ़े जा चुके हैं, सी केवल मौखिक परंपरा, या डी कोई लिखित साक्ष्य नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़े नहीं जा सके। बिल्कुल। इस काल में लिपि तो मौजूद थी, जैसे कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, हाँ, लेकिन उसे अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। ये प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बीच का एक बेहद रहस्यमयी पुल है। मतलब इंसानों ने लिखना तो सीख लिया था, पर आज के हमारे सुपर कंप्यूटर भी उसे पढ़ नहीं सकते। यही तो सबसे बड़ा सस्पेंस है। इसी से जुड़ा है हमारा पांचवा प्रश्न, सिंधु घाटी की उस रहस्यमयी लिपि के बारे में। पूछिए। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता है, जिसमें भावों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है? विकल्प बताइए। ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी बाउस्ट्रोफेडन या डी खरोष्ठी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, बाउस्ट्रोफेडन। नाम थोड़ा जटिल है बाउस्ट्रोफेडन। नाम जटिल है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। ये एक चित्रात्मक लिपि है। चित्रात्मक मतलब अक्षरों की जगह चित्र होते थे। जी, और इसे लिखने का तरीका बहुत ही अनोखा था। आप एक खेत जोतने वाले बैल की कल्पना कीजिए। बैल की? वो कैसे? जैसे बैल खेत के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, फिर मुड़ता है और वापस पहली दिशा के समानांतर चलता है। अच्छा, हाँ। बाउस्ट्रोफेडन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। पहली लाइन दाएं से बाएं लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, और फिर दूसरी लाइन बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट टू राइट। ओहो, मतलब लिखने वाला अपनी कलम उठाता ही नहीं था। बिल्कुल। ये समय बचाने और विचारों का प्रवाह बनाए रखने की एक अद्भुत तकनीक थी। सच में हमारे पूर्वज बहुत ही रचनात्मक थे। इसमें कोई शक नहीं है। वाओ। अब आते हैं हमारे छठे प्रश्न पर,
जो कालखंड के विभाजन पर आधारित है। प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल इंडिया का अंत किस वर्ष और किस घटना से माना जाता है? विकल्प ए 600 बीसी महाजनपद, बी 1707 एडी औरंगजेब की मृत्यु, सी 1947 एडी स्वतंत्रता, या डी 712 एडी कासिम का आक्रमण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 1707 एडी औरंगजेब की मृत्यु। लेकिन किसी एक राजा की मृत्यु से पूरा एक युग कैसे बदल सकता है? बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, जो एक बहुत बड़ी केंद्रीय सत्ता थी। बिल्कुल, सत्ता का ढांचा टूट गया और एक भारी शून्यता आ गई। क्षेत्रीय ताकतें उभरने लगी। और इसी का फायदा यूरोपीय कंपनियों ने उठाया होगा। एकदम सही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी शक्तियों का प्रभाव बढ़ा और यहीं से आधुनिक काल यानी मॉडर्न इंडिया की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तो युग रातों रात नहीं बदलते, बल्कि व्यवस्थाओं के टूटने से बदलते हैं। यही इतिहास का नियम है। बहुत खूब। अब हम इस चर्चा के तीसरे और आखिरी खंड में प्रवेश कर रहे हैं, जो भारत की पहचान और उसके भूगोल से जुड़ा है। जी बिल्कुल। तो 7वां प्रश्न हमारे संवैधानिक नाम पर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के दो आधिकारिक नामों इंडिया और भारत का उल्लेख है? विकल्प है ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 1, सी अनुच्छेद 5, या डी अनुच्छेद 370। इसका सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 जी, हमारा संविधान बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो कि भारत है। बिल्कुल। यह हमारी आधुनिक और प्राचीन दोनों पहचानों को एक साथ एक ही धागे में पिरो देता है। सच में ये बहुत ही संतुलित तरीका था। अब 8वां प्रश्न इसी नामकरण के इतिहास से है। इंडिया शब्द किस समूह द्वारा दिया गया था? विकल्प क्या है इसके? ए मुगलों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी अंग्रेजों द्वारा, या डी पारसियों द्वारा। सही उत्तर है विकल्प बी यूनानियों द्वारा, जिन्हें हम ग्रीक्स भी कहते हैं। यूनानियों ने कैसे? देखिए, यूनानियों के लिए सिंधु नदी एक बहुत बड़ी भौगोलिक सीमा थी, हाँ, पश्चिम की तरफ से। लेकिन उनके लिए सिंधु शब्द का उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने इसे इंडस कहना शुरू किया। सिंधु से इंडस। और इसी इंडस शब्द से कालांतर में इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। मतलब भूगोल ने हमारे देश का नाम तय कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। भूगोल के इसी प्रभाव से जुड़ा हमारा 9वां प्रश्न है भाषाई भूगोल के बारे में। लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी। जी, प्रश्न है कि भाषाई भूगोल के अनुसार भारत को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करने वाली भौगोलिक सीमा कौन सी है? विकल्प बताइए। ए हिमालय, बी सतपुरा, सी विंध्य पर्वतमाला, या डी अरावली। सही उत्तर है विकल्प सी विंध्य पर्वतमाला। विंध्य पर्वतमाला एक प्राकृतिक दीवार की तरह है ना? बिल्कुल, और प्राचीन काल में इसे पार करना बेहद मुश्किल था। इस प्राकृतिक बाधा ने भारत को दो मुख्य भाषाई क्षेत्रों में बांट दिया। वो दो क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर में इंडो आर्यन या भारोपीय भाषा परिवार विकसित हुआ, जैसे हिंदी, पंजाबी, बंगाली। और दक्षिण में? दक्षिण में द्रविड़ भाषा परिवार का विकास हुआ, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम शामिल हैं। क्या बात है! पहाड़ों ने तय किया कि लोग कौन सी भाषा बोलेंगे। यही तो प्रकृति और मानव इतिहास का असली मिलन है। अब आते हैं हमारे 10वें और आखिरी प्रश्न पर। ये भारत की मानव शास्त्रीय विविधता यानी एंथ्रोपोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जुड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रश्न है कि इस विविधता के संदर्भ में भारत में कुल कितनी प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं? विकल्प है ए 10, बी 4, सी 6, या डी 8। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 6 प्रमुख नस्लें। 6 प्रमुख नस्लें। जी हाँ, दुनिया भर के मानव शास्त्री भारत को एक मेल्टिंग पॉट मानते हैं। मेल्टिंग पॉट मतलब एक ऐतिहासिक संगम। बिल्कुल, भारत में कोकेशियाई, मंगोलाइड और निग्रिटो जैसी कुल 6 प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं। हजारों सालों में अलग अलग लोग आते गए और यहीं रच बस गए। और इसी लंबे सह अस्तित्व ने भारत को इतना अद्वितीय और विविधतापूर्ण बनाया है। हमारी शक्ल सूरत, हमारा रंग रूप, सब इसी ऐतिहासिक मिश्रण का नतीजा है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है कि हम सब एक बहुत बड़े ऐतिहासिक संगम का हिस्सा है। बिल्कुल, हम किसी एक तरह के लोगों से नहीं बने हैं। तो अब वक्त आ गया है कि इस पूरी गहन चर्चा को एक साथ समेटा जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके एक रिवीजन मास्टर मैप बनाइए, तो वो कैसा होगा? देखिए, अगर हम इस मास्टर मैप को देखें तो ये बहुत ही स्पष्ट है। हमने शुरुआत की थी हिस्टोरिया के अर्थ से, जहां हमने जाना कि इतिहास केवल कहानियां नहीं बल्कि अन्वेषण है। फिर हमने वो पहली खोज देखी,
हाँ, रॉबर्ट ब्रूस फुट की पलावरम में खोजी गई कुल्हाड़ी। फिर हमने बाउस्ट्रोफेडन लिपि का वो रहस्यमयी और कलात्मक तरीका देखा जो बैल की चाल की तरह था। और बीसी से एडी तक समय नापना भी। बिल्कुल। फिर 1707 का वो टर्निंग पॉइंट जहां औरंगजेब की मृत्यु से आधुनिक भारत की नींव पड़ी। और फिर हमारी पहचान। जी, अनुच्छेद 1 की वैधानिक पहचान, इंडिया जो कि भारत है, विंध्य पर्वतमाला द्वारा विभाजित हमारी भाषाएं और अंत में उन 6 प्राचीन नस्लों की अद्भुत विविधता, ये सब मिलकर ही भारतीय इतिहास का असली मास्टर मैप बनाते हैं। ये मास्टर मैप सच में कमाल का है। और सबसे बड़ी बात जो सुनने वालों को यहाँ समझनी चाहिए वो ये है कि ये 10 प्रश्न केवल रटने वाले तथ्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो उपकरण है जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि आज का हमारा भारत भौगोलिक, भाषाई और ऐतिहासिक रूप से कैसे गढ़ा गया है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमारे नजरिए को गहरा करे। एकदम सही। तो चर्चा को खत्म करने से पहले हम एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहते हैं जिस पर आप खुद सोच सकें। जी, बताइए। आज हमने जाना कि आद्य ऐतिहासिक काल की बाउस्ट्रोफेडन लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। दुनिया के तमाम विशेषज्ञ उसे डिकोड करने में लगे हैं। वो अभी भी एक रहस्य है। तो जरा सोचिए, जिस दिन वो लिपि डिकोड हो जाएगी, क्या उस दिन हमें भारत की उन 6 प्राचीन नस्लों और हमारे शुरुआती इतिहास के बारे में कुछ ऐसा पता चलेगा जो हमारी इतिहास की किताबों को पूरी तरह से बदल कर रख देगा? ये तो बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। क्या हम अपने अतीत का कोई ऐसा राज जानेंगे जिसकी आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो आज के इस ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक अध्ययन सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी इतिहास को हमेशा एक नए नजरिए से देखते रहिए।